बच्चों लास्ट लेक्चर्स में हमने वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन देखा था, रिप्रेजेंटेशन देखा था, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं ये देखा था, और कुछ वेक्टर्स के टाइप्स देखे थे। ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो हमने यूनिट वेक्टर्स के बारे में जाना था, जिनका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है और जिनका इस्तेमाल होता है डायरेक्शंस को स्पेसिफाई करने के लिए। अब हम थोड़ा अलजेब्रा की तरफ आते हैं, यानी वेक्टर्स को कैसे जोड़ते, घटाते और गुना भाग करते हैं। ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहला है वो है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स को हम कैसे जोड़ेंगे, है ना बच्चों। तो इसके लिए ना दो लॉज होती हैं, इसके दो नियम होते हैं। चलिए बारी बारी से उनको देखते हैं। तो बच्चों ये जो आपका एडिशन है वो दो तरीके का होता है। एक होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना बच्चों। और जो दूसरा होता है वो होता है आपका पैरेललोग्राम। समझ लेंगे, पैरेललोग्राम लिखा है ये, और पैरेललोग्राम का मतलब होता है समानांतर चतुर्भुज। ट्रायंगल का मतलब तो त्रिभुज होता है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, देखो दोनों एक ही रिजल्ट देता है। ऐसा नहीं कि आप इस लॉ से करेंगे तो आंसर कुछ और आएगा, उस लॉ से करेंगे तो आंसर कुछ और आएगा। तरीका थोड़ा डिफरेंट है लेकिन रिजल्ट एक ही मिलता है। अब यार, अब नाक को तुम ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, पकड़ा तो तुमने नाक ही है ना। तो देखते हैं क्या कहता है ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ कहता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, बच्चों मेरे दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर का नाम मान लें ए है और बी है, बीच का एंगल थीटा साफ साफ दिख रहा है ना बच्चों। तो पहले आप इनको सेम ऑर्डर में सजा लें। सेम ऑर्डर में सजाने का मतलब है कि एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, तीसरे के पीछे चौथा, इस तरीके से। यानी एक के हेड पे दूसरे का टेल ला के रखना है। ट्रायंगल लॉ में एक के हेड पे दूसरे का टेल ला के रखना है। हम एंगल नहीं ढूंढ रहे, एंगल ढूंढ लिया है हमने, थीटा है इन दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, चलिए किसी एक को उठाते हैं, है ना बच्चों। तो एक काम करते हैं, हम इस बी को उठाते हैं, ले जाके यहाँ रखते हैं। जरूरी नहीं है आप ए को भी उठा के ले आके यहाँ रख सकते थे। अरे भाई, ए को भी उठा के ले आके यहाँ रख सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं है, वो थोड़ा अटपटा सा लगेगा, तो बी को ही उठा के ला के यहाँ रखते हैं। तो बच्चों मेरे ए जो है वो तो ऐसा रहेगा जैसा था, और बी को आपने उठाया यहाँ ला के रखा है, मतलब ऐसे लेके आओ, बी को ले आके यहाँ रखो। तो बच्चों ये रहा आपका बी। क्लियर है। और बी जो है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा था, और वैसे भी ए और बी के बीच का जो एंगल है अभी भी थीटा है। बच्चों ये मत समझना कि आपके यहाँ से यहाँ ले आने की वजह से इनके बीच का एंगल बदल गया। एंगल अभी भी थीटा है, क्योंकि जब भी एंगल देखना होगा फिर आप ए को लेके चले जाएंगे, यहाँ पे एंगल थीटा है। सही है। अब देखें, अब अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ते हैं तो हमको कौन सा वेक्टर मिलेगा, ये जानने के लिए पहले वेक्टर के टेल को सबसे लास्ट वेक्टर के हेड से मिला देना। बात समझ रहे हैं? यही है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी इन दोनों को जोड़ने से हमको यही मिलने वाला है। समझ रहे हैं? और बच्चों पता है इसको हम रिजल्टेंट वेक्टर के नाम से जानते हैं। ये जो आर है इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। बात समझ में आई? रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। सही है। अच्छा बच्चों, इसको ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्यों कहते हैं, ये तो आपको ये फोटो देख के ही समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखेंगे और भी डिटेल में हम देखेंगे इनको। चलते हैं थोड़ा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की तरह। ठीक है, तो ये कहता है ना कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स ए एंड बी हैं जिनके बीच का एंगल थीटा है, तो आपको ये खिसकाने की ज़रूरत नहीं है, जो जहाँ है रहने दें। बस आप इन दोनों को दो साइड्स मानते हुए एक पैरेललोग्राम यानी एक समानांतर चतुर्भुज ड्रॉ करें। ठीक है, तो कैसे ड्रॉ होता है समानांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, है ना। इसके पैरेलल एक लाइन खींचे, कुछ इस तरीके से जाएगा, इसके पैरेलल एक लाइन खींचे, कुछ इस तरीके से, हो गया। अब देखें, इसके पास दो डायगोनल्स होंगी, है ना बच्चों। एक वाला डायगोनल ये है, एक डायगोनल ये है ना। तो ऐसे लंबा और छोटा वाला डायगोनल मत लेना, वो डायगोनल लेना जो इन दोनों के कॉमन पॉइंट से होके गुजरता हो। तो बच्चों इन दोनों का कॉमन पॉइंट यही ना है, तो आप ये वाला डायगोनल ले लीजिए।
ये डायगोनल ले लीजिए। सही है बच्चों, यही होगा रिजल्टेंट वेक्टर। समझें? इन दोनों को दो साइड मानते हुए आपने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया और इन दोनों के कॉमन पॉइंट से होकर गुजरने वाला जो डायगोनल होगा वही होगा रिजल्टेंट वेक्टर। अब बच्चों थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर मान लो इसको हम पैरेललोग्राम लॉ से सॉल्व ना करके ट्रायंगल लॉ से सॉल्व कर रहे होते, ठीक है, तो क्या होता देखते हैं। आप इस बी को उठा के यहाँ ला के रख देते, बोलो बच्चों, बी को उठा के ला के यहाँ रख देते तो यही वाला होता ना वेक्टर बी। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, और फिर यही होता रिजल्टेंट वेक्टर। इस तरीके से है ना बच्चों। तो रिजल्टेंट वेक्टर तो वही आया ना। आप ट्रायंगल लॉ फॉलो करें चाहे आप पैरेललोग्राम लॉ फॉलो करें। क्लियर है बच्चों, याद रखेंगे। अब चलिए हम ना कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं। देखिए एक मिनट, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको बच्चों हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। हम जानते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को हम सिंपल ए भी लिख सकते हैं। इसका जो मैग्नीट्यूड है ना, उसको हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों के बीच का जो एंगल है वो तो थीटा हमको दिख ही रहा है ना। तो सवाल ये है कि इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। बोलो बच्चों, जैसे तुम मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लो कि ये 10 है ना बच्चों, और ये मान लो कि कुछ इसको भी 8 ले लेते। आपको क्या लगता है ये 18 है क्या? ये 18 है क्या? इसका मैग्नीट्यूड 18 आएगा क्या? बोलो बच्चों, जी नहीं, है ना। पता है 18 कब आता? जब ये 10 होता और ये 8 होता, तब जब हम यहाँ से यहाँ मेजर करते हैं, है ना बच्चों। चलो मैं इसको आपको बहुत ढंग से समझाता हूँ, ठीक है, बहुत ढंग से। ये वायर आपको दिख रहा है, मान लें कि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, सुनते हो बच्चों, वो 10 है। अरे भाई लेंथ ही तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है ना। और देखो मैंने इसको ऐसा पकड़ा हुआ है और जो यहाँ से यहाँ है वो 8 है, तो ये टोटल कितना 18 है। बोलो बच्चों 18 है। अब आप थोड़ा मेजर करके देखें तो ये आपको 18 दिख रहा है क्या? देखो बच्चों एक बार फिर बताता हूँ मैं आपको, ये देखिए ये आपका 10 है, सही है। देखो मैंने इसको नहीं खिसकाया है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो 8 है, तो ये टोटल 18 हुआ ना। आपको ये 18 दिख रहा है क्या? 18 से कम दिख रहा है ना ये। लेकिन यहाँ देखें, यहाँ मान लो कि यहाँ से यहाँ तक 10 है, ठीक है बच्चों, और यहाँ से यहाँ तक देखो 8 है, तो ये हमको 18 दिख रहा है, सही है। बोलो बच्चों, तो R का मैग्नीट्यूड कितना होगा? इसके लिए हम इसके और इसके मैग्नीट्यूड को सीधे सीधे नहीं जोड़ते हैं। अरे सुन रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि 10 + 8 कर दिया 18 आ गया, नहीं। अब इसके लिए हम बाकायदा इसका प्रूफ देखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ हम फॉर्मूला देख लेते हैं। R का जो फॉर्मूला आता है, इसके रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आता है वो आता है बच्चों √a² + b² + 2ab और cos थीटा। एकदम याद रखना ही पड़ेगा आपको एज अ साइंस स्टूडेंट। ये वेक्टर का सबसे बेसिक फॉर्मूला है। एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड a है ना, अब इसको हटा दूं मैं, a है। दूसरा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड b है, अगर उनके बीच का एंगल थीटा है, तो जब हम उनको जोड़ेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड होगा a² + b² + 2ab cos थीटा। प्रूफ देखेंगे अभी। अब सुनो, ये एक वेक्टर है तो कहीं ना कहीं इसके पास डायरेक्शन भी है, तो डायरेक्शन को तो हम एंगल से दिखाते हैं। तो मान लें कि अगर ये जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर a के साथ अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है और वेक्टर b के साथ बीटा एंगल सबटेंड कर रहा है ना बच्चों। तो tan अल्फा, अभी प्रूफ देखेंगे, टेंशन ना ले। tan अल्फा जो आता है ना, tan अल्फा जो आता है, अब देखो अल्फा a के साथ वाला एंगल है तो हम b लिखते हैं, ये आता है b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। और बच्चों मान लो कि रिजल्टेंट ने b के साथ बीटा एंगल सबटेंड किया है, सही है, तो tan बीटा आएगा। अब बीटा b के साथ सबटेंडेड है ना, तो हम a लिखते हैं, मतलब याद करने का ट्रिक है ये।
जिसके साथ वाला एंगल देख रहे हैं वो ना लिख के दूसरा वाला लिखते हैं। तो अगर बी के साथ वाला एंगल लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे ए लिखेंगे, ए के साथ वाला एंगल अगर देखेंगे तो हम बी लिखेंगे, ठीक है। तो ए साइन थीटा अपॉन, अब ये ए प्लस बी कॉस थीटा था तो यहाँ बी प्लस ए कॉस थीटा होगा। अब इन दोनों का इस्तेमाल 11th में तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन 12th क्लास में ज़रूर मिलेगा, और ऑब्वियसली 11th क्लास में भी कहीं कहीं मिलेगा। लेकिन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, एंड ऑब्वियसली ये दोनों में है ना बच्चों। अब ये जो रिजल्ट्स हैं ना, अब ये इससे आई हैं कि इससे आई हैं, तो बच्चों दोनों में से किसी से प्रूव करोगे ये दोनों रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। हाँ, इस केस में अल्फा ये होगा और बीटा ये होगा, सही है। मतलब ए के साथ जो एंगल है वो है अल्फा और बी के साथ जो एंगल है वो है बीटा, ठीक है बच्चों। तो आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इनका प्रूफ देख लेते हैं, ठीक बच्चों। प्रूफ देखने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि जैसे मान लें कि ये था ना ट्रायंगल ऑफ एडिशन, वेक्टर ए वेक्टर बी, चाहे चलो इसको मैं बड़ा से बनाता हूँ, ठीक है। मान लें कि ये है आपका वेक्टर ए और बच्चों मेरे ये है आपका वेक्टर बी, है ना। ए है और ये बी है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है ना बच्चों। आप ये को इधर लेके आए तो ए बी के बीच का एंगल थीटा, जो रिजल्टेंट होता है वो ये वाला होता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये आया कहाँ से, क्यों हम इसको और इसको जोड़ के ये वाला वेक्टर कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं क्योंकि मान ले कि एक आदमी यहाँ से यहाँ जाता है, ये है उसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिर वो आदमी यहाँ से यहाँ जाता है, ये है उसका दूसरा डिस्प्लेसमेंट। अब मैं पूछूँ कि नेट डिस्प्लेसमेंट आदमी का कितना हुआ, वो कहाँ से कहाँ गया, अल्टीमेटली कहाँ से कहाँ, तो आप यही बोलेंगे ना कि यहाँ से यहाँ गया। इसका मतलब इन दोनों डिस्प्लेसमेंट को जोड़ने से हमको ये मिलता है ना बच्चों। तो चूंकि डिस्प्लेसमेंट्स वेक्टर हैं और डिस्प्लेसमेंट्स को ऐसे जोड़ा जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी वेक्टर को ऐसे जोड़ सकते हैं। तो यही से ये वाला रूल आया, ट्रायंगल ऑफ एडिशन। क्लियर है बच्चों। चलिए तो हम लिखते हैं इसको, ये हो गया आपका रिजल्टेंट, है ना। और हमको प्रूव करना है कि रिजल्टेंट की जो वैल्यू है वो कैसे √a² + b² + 2ab cos थीटा आती है, ठीक है। तो बच्चों क्या है कि जो मैग्नीट्यूड होता है ना, जैसे इस वेक्टर a का मैग्नीट्यूड a है, इसका मैग्नीट्यूड b है, वो लेंथ या यूं कहें कि जो लेंथ्स होती हैं वही मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो लेंथ है वही इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये लेंथ इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो ये लेंथ अगर निकल जाए तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, बोलो बच्चों। तो बस ये लेंथ निकालना है। तो क्या है कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होता ना बच्चों, मान लो तब ये ए होता ये बी होता, तब तो ये बड़ी आसानी से निकल जाता, √a² + b² कर देते, पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है ये, तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगेगा। तो एक काम करते हैं, हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। कैसे? तो यहाँ से हम एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए काम करते हैं, इसको हम लोग P कह देते हैं, इसको हम लोग Q कह देते हैं और इसको हम लोग R कह देते हैं। चलिए इसको हम S कह देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ हमको पता है A है, ठीक है बच्चों। तो एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट लेंथ ही लिख देते हैं, लेंथ ही लिख देते हैं A है। यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो B है और हमको ये वाला लेंथ निकालना है, यानी हमको एक्चुअली R निकालना है। PQR कुछ और ले लेते हैं, T ले लेते हैं। चलिए इसको T ले लेते हैं क्योंकि ये भी R था ये भी R था, तो हो गया पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि ये वाले लेंथ का स्क्वायर प्लस ये वाले लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाले लेंथ का स्क्वायर। लेकिन बच्चों हमको यहाँ से यहाँ तक तो पता है, लेकिन हमको ये थोड़े ना पता है और हमको ये भी नहीं पता है। तो चलिए पता करते हैं और लिखते हैं इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल SQT बच्चों, अगर हमको मान लें कि ये वाला लेंथ निकालना है, तो हमको ये पता है और इस ट्रायंगल में इस एंगल के लिए ये हाइपोटेनस है, सही है, और ये निकालना है यानी ये बेस है।
तो वो कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है जो हाइपोटेनस और बेस के बीच का रिलेशन देता है? ठीक है, तो बच्चों वो होता है कॉस। तो हम लिखेंगे कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, यानी एस क्यू डिवाइडेड बाई, इसको हम बी लिख दें, बी, क्योंकि इसका लेंथ जो है वही तो इसका मैग्नीट्यूड है। सही है, तो हमने लिख दिया बी। और इस तरीके से हमको एस क्यू इज इक्वल्स टू मिला, इसको नीचे लिखता हूँ मैं, है ना बच्चों, एस क्यू इज इक्वल्स टू मिला बी कॉस थीटा, यानी ये वाला जो लेंथ है वो बी कॉस थीटा है बच्चों, याद रखोगे। चलो फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखें, हमको ये वाला लेंथ भी निकालना है, तो इसी ट्रायंगल में इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, क्योंकि हाइपोटेनस हमको पता है और हमको परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रिलेशन होता है वो हमको साइन से मिलता है, तो हमने लिखा साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये क्यू, मतलब क्यू टी है ये, अच्छा, तो क्यू टी और डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस का मतलब बी। तो इस तरीके से बच्चों आपको क्यू टी इज इक्वल्स टू मिला बी साइन थीटा, है ना बच्चों। अब देखो क्या है ना कि जो रिजल्ट आई ना, इनको हम अपने जहन में रखेंगे हमेशा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे मान लो कि कभी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत यूज होता है, मान लो कभी ये थीटा रहे और ये ए रहे, तो याद रखना थीटा से सटा हुआ जो साइड है ना उसको हम लिखते हैं ए कॉस थीटा, एकदम याद रखना। देखो तो वैसे ही आया है, थीटा से जो सटा हुआ साइड है, क्या वो अगर इसकी जगह पे बी है तो बी कॉस थीटा आया है ना, तो जो सटा हुआ साइड है उसके लिए हम लिखेंगे कॉस थीटा। ठीक है, अरे बेस है भाई, बेस में कॉस आता है और क्या, और जो सामने वाला साइड है उसके लिए हम लिखते हैं साइन थीटा। तो ए कॉस थीटा ये वाला साइड, ये साइन थीटा ये वाला साइड। इसका इस्तेमाल हम आगे चल के खूब करेंगे बच्चों, आपको समझ में आया ये। चलिए अब हम एक काम करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं जल्दी से। तो हम लिखेंगे कि पी क्यू का स्क्वायर, चाहे ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं पी टी का स्क्वायर, पी टी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू टी का स्क्वायर, है ना बच्चों मेरे। अब ध्यान से देखें, पी टी की जगह पे हम ऐसे आर लिख लें, तो आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू की जगह पे यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक ए है और प्लस यहाँ से यहाँ तक बी कॉस थीटा है इसका स्क्वायर, प्लस क्यू टी की जगह पे, क्यू टी की जगह पे हम बी साइन थीटा लिख लें। तो चलिए लिखते हैं हम बी साइन थीटा का स्क्वायर। चलिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर में आप इसको तोड़ें तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इस चीज़ का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। तो 2a की जगह a और b की जगह पे b कॉस थीटा, एंड बच्चों प्लस, अब ये हो गया ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं, स्क्वायर को अंदर लेके जाते हैं, तो ये बन जाएगा आपका बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप इस टर्म और इस टर्म में से, है ना बच्चों, इन दोनों टर्म में से बी स्क्वायर को कॉमन ले लें, तो देखो क्या मिलता है। यहाँ तो मिलता है आपका ए स्क्वायर, अब यहाँ से बी स्क्वायर अगर आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ है कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab कॉस थीटा। अब आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इस पूरे की जगह पे हम 1 लिख दे बच्चों। तो 1 से आप बी स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर ही आएगा, यानी आपको जो आपका आंसर मिल रहा है आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखें तो ए स्क्वायर बच्चों, क्लियर है, और यहाँ पे ये तो 1 हो गया, बी स्क्वायर और प्लस ये मिला आपको 2ab कॉस थीटा, और स्क्वायर को अगर आप इधर ले जाके रूट बना देंगे, आप ये काम कर सकते हैं क्योंकि आप कंफर्म है कि ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। भाई किसी भी चीज़ का लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है ना, तो जब आप कंफर्म है तो यहाँ प्लस माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, सही है। आप सिंपल ले जाके उधर रूट लगा दें तो प्रूफ हो गया, r इज इक्वल्स टू
r इज इक्वल्स टू √a² + b² + 2ab cos थीटा। सही है। अब चलिए हम थोड़ा वो अल्फा बीटा वाला भी क्लियर कर लें, है ना। तो देखो क्या है बच्चों कि अगर ये वाला एंगल अल्फा है यानी रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक, और वेक्टर e के बीच का एंगल अगर अल्फा है तो आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो हम tan अल्फा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, tan अल्फा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस। tan का मतलब होता है p बाई b, तो परपेंडिकुलर की जगह पे यानी कि QT की जगह पे हम b साइन थीटा लिख दें तो ये है आपका b साइन थीटा, और डिवाइडेड बाई बेस की जगह पे हम a प्लस b cos थीटा लिख दें, हो गया प्रूफ। एंड सिमिलरली अब हम लिखेंगे बच्चों, पता है क्या, अब हम लिखेंगे सिमिलरली अगर tan बीटा चाहिए यानी ये वाला एंगल चाहिए तो बच्चों इस फोटो से क्लियर नहीं होगा। अगर आपको tan बीटा चाहिए ना तो ये इस फोटो से क्लियर नहीं होगा। इसके लिए तब आपको ना a को यहाँ ले जाना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा, तब आपको b और रिजल्टेंट के बीच का एंगल मिलेगा, ठीक है। तो ये हम फोटो से नहीं देख पाएंगे, वो हम यहाँ से देख पाएंगे। नहीं कि जब a से एंगल चाहिए था तो यहाँ b आया था, तो जब b से एंगल चाहिए तो यहाँ a आएगा। ये हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, इसी में से देख के हम क्या कहते हैं, चीटिंग कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं बस। b की जगह a आएगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा। अब देखें a की जगह b आएगा और b की जगह a आएगा, a cos थीटा, इस तरीके से। क्लियर है बच्चों। तो वेक्टर्स को जोड़ने के ज्योमेट्रिकल तरीके भी हमने देखे। बोलो बच्चों, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, और वेक्टर्स को जोड़ने के हमने कुछ अलजेब्राइक तरीके भी देखे। मतलब जोड़ घटाव, सॉरी, अलजेब्राइक तरीके का मतलब हुआ कि अगर हमको सॉल्व करके निकालना है तो हम कैसे रिजल्टेंट निकालेंगे और कैसे एंगल निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा ये। तो आगे बढ़े फिर बच्चों, आपको साइन और कॉस की कम से कम 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री की वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। जिसमें से साइन 0 सबको पता है कि 0 होता है, साइन 90 1 होता है। और बच्चों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो आंसर यहाँ होता है ना, यानी 0 डिग्री पे होता है, उसका नेगेटिव होता है 180 पे। यानी साइन 0 अगर 0 है तो साइन 180 -0 हो जाएगा। और बच्चों -0 को 0 ही कहते हैं, तो ये आंसर भी 0 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एकदम याद रखेंगे कि साइन 0 0 तो साइन 180 भी 0, ये अगर 0 है तो ये भी 0 होगा, ठीक है बच्चों। अब देखो साइन 90 कितना 1, तो साइन 270 कितना -1। मतलब जस्ट अगर हम ऐसे हो जाए ना तो आंसर नेगेटिव हो जाता है। बोलो बच्चों। तो हालांकि 270 वाला वेक्टर के केस में इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वेक्टर्स के बीच का एंगल कम से कम 0 डिग्री होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 180, तो वहीं तक देखेंगे हम। बच्चों याद रखोगे? बोलो जल्दी। हालांकि मन करे तो याद रख सकते हो कि साइन 270 डिग्री जो है ना, वो -1 होगा, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, कॉस 0 डिग्री सबको पता है 1, कॉस 0 डिग्री 1 एंड कॉस 90 डिग्री 0 होता है। बोलो बच्चों। तो अगर कॉस 0 डिग्री 1 होता है तो कॉस 180 डिग्री कितना होगा? जल्दी बताएं। 180 डिग्री कितना होगा? -1 होगा, क्योंकि जो आंसर यहाँ होता है उसका नेगेटिव यहाँ होता है, ठीक है। तो हमने लिखा यहाँ पे -1। और बच्चों अगर आपसे किसी ने कॉस 270 भी पूछ लिया ना, तो कॉस 90 0 होता है तो 270 -0, इसका मतलब 0 ही होगा। अब ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है फ़िलहाल के लिए, लेकिन ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ और सीखने को मिलती है बच्चों, जो साइन थीटा होता है ना या फिर जो कॉस थीटा होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 होता है। 1 से ज़्यादा इसकी वैल्यू कभी होती ही नहीं है, और कम से कम बच्चों मेरे -1 होता है। तो बताओ साइन थीटा 1 कब होता है? यानी साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है? 90 डिग्री पे। याद रखोगे बच्चों।
और मिनिमम कब होता है तो 270 डिग्री पे। लेकिन कॉस थीटा मैक्सिमम कब होता है, कॉस थीटा मैक्सिमम कब होता है तो ये होता है, देखो ध्यान से, कॉस थीटा 1 कब है 0 पे ना, तो 0 डिग्री पे कॉस थीटा मैक्सिमम होता है और 180 डिग्री पे कॉस थीटा मिनिमम होता है। तो ये सारी बातें याद रखेंगे आप, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। फिजिक्स में अगर आप चाहते हैं कि आपको कॉन्फिडेंस आए तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो बच्चों आगे बढ़ें। चलिए फिर अब हम बात करेंगे कुछ केसेस की। हम बात करते हैं केस नंबर 1, और केस नंबर 1 हम लेने वाले हैं बच्चों फॉर लाइक वेक्टर्स। याद है लाइक वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन सेम हो। तो मान लें बच्चों कि ये है हमारा वेक्टर A और ये है हमारा वेक्टर B, लाइक वेक्टर्स। तो इस केस में थीटा इज इक्वल्स टू बच्चों 0 डिग्री होगा, यानी कॉस थीटा जो होगा है ना बच्चों वो 1 होगा। आप थीटा की जगह पे 0 डाल देंगे तो कॉस थीटा 1 होगा, और हम कह सकते हैं कि ये मैक्सिमम है ना बच्चों। यानी लाइक वेक्टर्स के केस में कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो बच्चों अगर यहाँ पे हम सबसे मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे तो ये भी तो मैक्सिमम आएगा। देखो बच्चों A और B तो हम नहीं बदल सकते। जैसे मान लें कि आपके पास 2 फोर्स हैं, एक 10 न्यूटन का है, एक 5 न्यूटन का है, 10 न्यूटन और 5 न्यूटन का है। तो आप एंगल बदल सकते हैं, कभी दोनों को सेम डायरेक्शन में रखा, कभी परपेंडिकुलर रखा, कभी ऑपोजिट डायरेक्शन में रखा। तो बच्चों जैसे जैसे आप एंगल बदलेंगे, सुन रहे हैं, वैसे वैसे रिजल्टेंट भी बदलेगा। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट एंगल पर डिपेंड करता है। बात समझ रहे हैं? A और B तो हम नहीं बदल सकते, यानी 10 है तो ये 10 ही रहेगा, ये 5 है तो 5 ही रहेगा, लेकिन दोनों के बीच का एंगल तो बदल सकते हैं ना। तो मैं पूछूं कि रिजल्टेंट सबसे मैक्सिमम किस एंगल पे होगा, तो उसी एंगल पे जिस एंगल पे कॉस थीटा मैक्सिमम होता है, और कॉस थीटा मैक्सिमम होता है 0 डिग्री पे, यानी रिजल्टेंट भी 0 डिग्री पे सबसे मैक्सिमम होगा। समझ रहे हैं? और कितना होगा चलिए हम लोग देखते हैं, है ना बच्चों। तो हम लोग कह सकते हैं कि R जो होगा ना वो भी आपका मैक्सिमम होगा। ठीक है बच्चों, और मैक्सिमम R कितना होगा ये देखते हैं। R मैक्स कितना होगा इसको समझते हैं, है ना बच्चों। R मैक्स कितना होगा, तो चलिए √A² प्लस B² प्लस 2AB, और क्या हम cos 0 डिग्री की जगह पे डायरेक्ट ऐसे 1 लिख दें? तो आप ध्यान से देखें तो ये A² प्लस B² प्लस 2AB लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये लिखा हुआ है A प्लस B का होल स्क्वायर। और बच्चों ये जो R मैक्स है ना, अगर स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर क्या A प्लस B आ गया, यानी जो मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा ना वो सेम एंगल्स पे सेम डायरेक्शन में अगर आप 2 वेक्टर्स को रखते हैं उस केस में होगा 0 डिग्री पे। और होगा कितना, तो सिंपल A प्लस B कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल, और ये आप जानते थे। मान लें इधर अगर 10 न्यूटन है और इधर ही मान लें 20 न्यूटन है, तो कोई बताएगा रिजल्टेंट कितना होगा? तो भाई 10 न्यूटन भी इधर ही है, 20 न्यूटन भी इधर ही है, तो रिजल्टेंट 30 न्यूटन हो जाएगा। क्या किया आपने? दोनों मैग्नीट्यूड्स को सीधा सीधा जोड़ दिया, 10 प्लस 20 बराबर 30। कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। याद रखोगे बच्चों, 2 वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में रहे ना, तो जो रिजल्टेंट आएगा, मान लो कि हमको रिजल्टेंट फोर्स लिखना है, तो हम इस तरीके से लिख लेंगे 30। अरे दिखना चाहिए यार, इससे बड़ा दिखना चाहिए ना, 30 न्यूटन। ये आपका रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताएं ना बच्चों, मान लें कि इधर की तरफ 10 न्यूटन है और इधर की तरफ 4 न्यूटन है। बताएं आंसर कितना आएगा? 6 न्यूटन। आप इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। अब चलिए हम थोड़ा सा मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं कि सही में आंसर A माइनस B आ रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, हम आते हैं केस नंबर 2 पे, यानी हम बात करेंगे
फॉर अनलाइक वेक्टर्स, फॉर अनलाइक वेक्टर्स। और इस केस में जो थीटा होगा वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक वेक्टर इधर होगा और एक वेक्टर इधर होगा। इसको हम लोग कह देते हैं ए है और इसको कह देते हैं बी है। सही है बच्चों? ठीक है। अब देखो थीटा इज इक्वल टू, अगर हम 180 डिग्री ले लें तो cos 180 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी -1, यानी इस केस में जो cos 180 डिग्री है उसकी वैल्यू आ रही है -1। और आप जानते हैं कि -1 cos की सबसे मिनिमम वैल्यू होती है। तो अगर यहाँ पर हम cos की सबसे मिनिमम वैल्यू रखेंगे तो r भी तो सबसे मिनिमम होगा। यानी हमने दो चीज़ें सीखी, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मैक्सिमम 0 डिग्री पे होता है और मिनिमम 180 डिग्री पे होता है। बात समझ रहे हैं? तो चलिए इसको भी देखते हैं हम लोग। इसको मिटा दूं बच्चों, अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं इन सब चीज़ों को, है ना। वीडियो पॉज करके मैं मिटाता हूँ। चलिए तो हम लोग कह सकते हैं कि cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 cos की सबसे मिनिमम वैल्यू है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि r विल बी मिनिमम, r जो होगा वो भी मिनिमम होगा। बात समझ में आई? और कितना होगा चलिए हम निकालते हैं। तो √a² + b² + 2ab और -1 लिख दें। अरे cos थीटा की जगह पे -1 लिखिए। ध्यान से देखें तो ये a² + b² माइनस साइन तो यहाँ आ जाएगा ना, तो a² + b² -2ab लिखा है, ये a - b का होल स्क्वायर लिखा है बच्चों, है ना। और जब हम इसको स्क्वायर से रूट को कैंसिल करेंगे तो हम कुछ इस तरीके से लिख देंगे a - b। लेकिन बच्चों हम मॉड लगाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हो गया भाई, मॉड क्यों लगा दिया? क्योंकि बच्चों हमने पढ़ा है, हमने ऑब्वियसली पढ़ा है फंक्शंस पढ़ते समय कि रूट का आंसर कभी नेगेटिव नहीं होता है। अब हमको नहीं पता कि a बड़ा है कि b बड़ा है, ठीक है। अगर a बड़ा होगा तो मान लो कि अगर हमने ये नहीं लगाया होता, a बड़ा होता तो इसका आंसर तो पॉजिटिव आ जाता, जैसे 10 - 6 = 4। लेकिन गलती से अगर b बड़ा हो जाए, b बड़ा हो जाए तो 6 - 10 = -4, यानी इसका आंसर नेगेटिव आ जाएगा। और रूट का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसको हमेशा पॉजिटिव रखने के लिए बस मॉड लगा देते हैं। अब दोनों में से कोई बड़ा हो कोई छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सही है। मॉड उसको पॉजिटिव बना ही देगा, है ना। और वैसे भी इनका मतलब होता है, इसका मतलब होता है बिगर माइनस स्मॉलर, ठीक है बच्चों। यानी बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना, तब तुमको इस मॉड को लगाने की जरूरत ही नहीं है। कैसे हम देख लेते हैं। मान ले कि जैसे पिछली बार मैंने आपसे पूछा था कि ये 10 न्यूटन है और इधर की तरफ 6 न्यूटन है, रिजल्टेंट कितना आएगा? तो आपने क्या कहा था? 4 न्यूटन। यानी आपने बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा के बोला था। किसी का भी आंसर -4 न्यूटन आया था क्या? आप 100 लोगों से भी पूछेंगे ना कि 10 न्यूटन इधर है और 6 न्यूटन इधर है, तो रिजल्टेंट किधर आएगा? तो रिजल्टेंट तो इधर आएगा बड़े वाले की तरफ। लेकिन कितना आएगा? तो कोई भी आपको -4 न्यूटन नहीं बोलेगा, सब लोग 4 न्यूटन बोलेंगे। यानी सब वही काम कर रहे हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो घबराने वाली बात नहीं है। बस हमको याद क्या रखना है कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट तब मैक्सिमम होता है जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो। और कितना होता है? तो a + b, ठीक है। और दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मिनिमम तब होता है जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। और कितना? तो a - b। यानी बच्चों आपके पास दो फोर्स हैं, 10 न्यूटन और 6 न्यूटन के। हमको मैक्सिमम रिजल्टेंट चाहिए, ठीक है। तो दोनों फोर्स को सेम डायरेक्शन में लगा देना, मैक्सिमम रिजल्टेंट मिल जाएगा 16 न्यूटन का, है ना बच्चों। अगर हम सेम डायरेक्शन में लगा दें, ठीक है, तो रिजल्टेंट 16 न्यूटन का आएगा। क्लियर है। लेकिन अगर आपको मिनिमम रिजल्टेंट चाहिए, लग दोनों फोर्सेज रही हैं लेकिन रिजल्टेंट आपको मिनिमम चाहिए, तो आप ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा लें, तब आपको मिनिमम रिजल्टेंट मिलेगा 4 न्यूटन का। यानी 10 न्यूटन और 6 न्यूटन का रिजल्टेंट 16 न्यूटन से ज़्यादा नहीं हो सकता है
और 4 न्यूटन से कम नहीं हो सकता है। तो इतना क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े फिर। चलिए एक और 3rd नंबर केस देख लेते हैं। ये है आपका केस नंबर 3, है ना, और इसमें है थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब बच्चों हमने लाइक वेक्टर्स देख लिया, अनलाइक वेक्टर्स देख लिया, अब थोड़ा परपेंडिकुलर वेक्टर्स को देख लेते हैं। तो उस केस में मान लें कि ये वेक्टर ए है, तो जाहिर सी बात है कि ये आपका वेक्टर बी हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर आपको रिजल्टेंट चाहिए, आपको चाहिए रिजल्टेंट, हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो ज्योमेट्रिकली भी निकाल सकते हैं। बच्चों अगर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के हिसाब से देखें तो यही रिजल्टेंट होना चाहिए। तो जब ये a है, ये b है, तो ये √a² प्लस b² होगा पाइथागोरस थ्योरम से। और अगर आप फॉर्मूले से भी निकालना चाहते हैं, निकल जाएगा। देखते हैं कैसे। √a² प्लस b² प्लस 2ab, और बच्चों cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया और आपको जो आंसर मिल रहा है √a² प्लस b²। यानी 2 वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं, याद रखना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों केस सेम डायरेक्शन है तो सिंपल a प्लस बी, दोनों के मैग्नीट्यूड को जोड़ देंगे। ऑपोजिट डायरेक्शन है a माइनस बी, एक के मैग्नीट्यूड में से दूसरे के मैग्नीट्यूड को घटा लेंगे। लेकिन अगर परपेंडिकुलर है तो √a² प्लस b²। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखोगे इसको, √a² प्लस b²। ठीक है, तो बच्चों देखो कंक्लूजन क्या निकला कि जो वेक्टर a प्लस वेक्टर b है, अरे भाई जिसको हम r के नाम से जानते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, अरे बच्चों रिजल्टेंट वेक्टर a प्लस वेक्टर b ही होता है ना, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है यानी r का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है a प्लस b, इससे ज़्यादा नहीं होगा, और कम से कम होता है a माइनस बी। और आप मॉड लगा लें क्योंकि आपको नहीं पता है दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है। और ये कब होता है बच्चों मेरे 0 डिग्री पे, और ये कब होता है 180 डिग्री पे। तो याद रखेंगे बच्चों, ठीक है। फिर तो अब क्या है, चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा बच्चों यहाँ से कंक्लूजन तो यही निकला ना कि रिजल्टेंट 0 डिग्री पे मैक्सिमम था, 180 पे माइनस मिनिमम था। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप एंगल को बढ़ाते हैं वैसे वैसे रिजल्टेंट कम होता है। बात समझ रहे हैं? और चलिए हम एक काम करते हैं, इसको प्रैक्टिकली हम देख भी लेते हैं कैसे ना, देखते हैं। मान लें कि ये वेक्टर a है और एक और है आपका वेक्टर b, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं वेक्टर b। तो देखो दोनों को मैंने सेम ऑर्डर में सजा दिया। क्लियर है बच्चों? दोनों को मैंने सेम ऑर्डर में सजा दिया। याद है सेम ऑर्डर में हम ट्रायंगल ऑफ एडिशन में सजाया करते थे। अब रिजल्टेंट कितना होगा ये जानने के लिए पहले वाले के टेल को, है ना बच्चों, इसके टेल को सबसे लास्ट वाले के हेड से मिला दो तो ये होगा तुम्हारा रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट होगा। सही है। अब ना इसको थोड़ा सा इधर घुमाते हैं। घुमाने का मतलब ये हुआ, है ना बच्चों, इस तरीके से घूमेगा तो सर्कुलर मोशन करेगा ना ये, ठीक है। अब रिजल्टेंट ये हुआ तो आप ध्यान से देखें, रिजल्टेंट पहले बड़ा था, अब रिजल्टेंट छोटा हो गया ना। तो जैसे ही ए और बी के बीच का एंगल मैंने बढ़ाया, हो सकता है कि अब ये कुछ 60 डिग्री हो। बच्चों वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी इधर है, तो इस केस में रिजल्टेंट जो है वो पहले के रेस्पेक्ट में छोटा है। चलिए थोड़ा सा और बढ़ाते हैं एंगल, 90 डिग्री कर देते हैं। तो अब जो रिजल्टेंट है बच्चों देखो अब और छोटा हो गया, देखो इससे छोटा हो गया ना। चलिए इसको हटा देता हूँ, ये रिजल्टेंट था और इधर घुमा दिया हमने, ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी। अब जो रिजल्टेंट है अब वो और छोटा हो गया, ये देखो पहले इतना बड़ा था फिर ये छोटा हुआ, देख रहे हैं, फिर छोटा हुआ, अब और छोटा हो गया। सबसे छोटा कब होगा बच्चों? जब एकदम हम उल्टा कर देंगे, ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी, तो ये छुटकू सा रिजल्टेंट। तो प्रूफ हो गया, ज्योमेट्रिकली भी प्रूफ हो गया कि कैसे जब सेम डायरेक्शन था तो ये लंबा चौड़ा रिजल्टेंट आता था। एंगल को हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया तब छोटा हो गया, ये और छोटा हो गया और छोटा हो गया और सबसे छोटा हो गया। अब फिर अगर आप घुमाना शुरू करेंगे फिर रिजल्टेंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। देख रहे हैं, अरे बढ़ रहा है।
तो 0 डिग्री पे मैक्सिमम, 180 डिग्री पे मिनिमम रिजल्टेंट। ठीक है बच्चों, एक और लास्ट चीज़ देख लेते हैं, उसके बाद हमको ढेर सारे क्वेश्चंस करने हैं ताकि ये सारी चीज़ें और क्लियर हो जाए। अगला कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चों अगर दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम होना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ये फील करने वाली चीज़ है, समझने वाली नहीं, ये महसूस करने वाली चीज़ है। मान लें कि दो वेक्टर है, वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और मैंने जानबूझ के देखो दोनों का मैग्नीट्यूड लगभग सेम बनाया है ना बच्चों, नाप के देखोगे तो लगभग सेम ही दिखाई देगा, है ना। लेकिन दोनों वेक्टर सेम वेक्टर थोड़े है, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है ना बच्चों। तो हम नहीं बोलेंगे कि वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी। हाँ, ये कह सकते हैं कि इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है ना वो सेम है। मान लें इसका भी मैग्नीट्यूड x है, इसका भी मैग्नीट्यूड x है। इस केस में बच्चों जो रिजल्टेंट आएगा, कैसे आएगा रिजल्टेंट? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगा लें तो ये देखिए, ये रहा आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन और ये रहा आपका रिजल्टेंट। बच्चों याद रखने वाली बात ये है ना कि ये जो रिजल्टेंट होगा ना, ये जो रिजल्टेंट होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी का, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, वो एकदम इनके बीचों बीच होगा बच्चों। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, एकदम बीचों बीच होगा। बस इतना ही याद रखना है। दो वेक्टर अगर सेम मैग्नीट्यूड के हों तो उनका रिजल्टेंट एकदम बीचों बीच होगा। याद रखोगे, सिंपल है, ना इसकी तरफ ज़्यादा झुका होगा ना उसकी तरफ ज़्यादा झुका होगा। क्यों? दोनों सेम ताकत के हैं तो बीचों बीच जाएगा वो, ना हम इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, तो हम बीचों बीच जाएंगे। लेकिन अगर मान ले कि एक वेक्टर बड़ा है और बच्चों मेरे एक वेक्टर छोटा है, ये लो, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, साफ साफ दिख रहा है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा, ए का कम। इस केस में जो रिजल्टेंट होगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगाएं बच्चों, ये होगा ये। आप बताएं क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम दिख रहा है? नहीं। अगर हम इसको अल्फा बोलें और इसको बीटा बोलें तो अल्फा हमको छोटा दिख रहा है बीटा से, ठीक है। तो बताओ ये जो रिजल्टेंट है वो किसकी तरफ ज़्यादा झुका हुआ है? बी की तरफ। अरे भाई आप देख रहे हैं, बीचों बीच होता तो कुछ ऐसे होता ना, नहीं, बीचों बीच होता तो ऐसे होता। तो आपको नहीं लग रहा कि ये इसकी तरफ ज़्यादा झुका, इससे ज़्यादा सटा है और इससे दूर है? तो याद रखने वाली बात यह है कि जो वेक्टर ज़्यादा मैग्नीट्यूड का होता है, रिजल्टेंट उसकी तरफ थोड़ा ज़्यादा झुका हुआ रहेगा। बात समझ रहे हैं? जैसे मान लो कि जो अमीर लोग होते हैं, सरकार उनकी थोड़ा ज़्यादा सुनती है। अब ये गरीब लोग हैं यार, ये सरकार की नीतियां हैं, हम समझ सकते हैं। तो जो अमीर लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा ये ज़्यादा फेवरेबल होगा, लेकिन गरीबों से ये थोड़ा दूर दिखाई देगा आपको। याद रखेंगे तो इसका भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहीं कहीं हमको मिलता है। ठीक है बच्चों, तो एक काम करते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और मिलते ही हम ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आप कंटिन्यूटी में ही देखेंगे, इसके जस्ट बाद आप उस लेक्चर को देख लेंगे, है ना। तो ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे ताकि आज के क्लास में हमने जितना कुछ पढ़ा वो खूब बढ़िया से क्लियर हो जाए, क्योंकि जब तक बच्चों आप क्वेश्चन नहीं करेंगे कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद कुछ और भी चीज़ें देखेंगे कि दो से ज़्यादा वेक्टर्स हो तो उनको कैसे जोड़ा जाता है, वेक्टर्स को अब घटाया कैसे जाता है। तो मिले फिर बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए फिर, थैंक यू।